दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रमानी क्लासेस में। और मैं धनंजय सिंह आप सभी के सामने निबंध लेखन पर एक विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत करूंगा। और साथ ही दोस्तों आपको ये जो आपके अंदर भावना रहती है कि निबंध को कैसे लिखें और क्या इसमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, 160 प्लस से अधिक मार्क्स क्या इसमें आ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे निबंध जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चयन में, अंतिम चयन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहता है। यानी कि अगर आप 250 में से 160 यानी कि 60% से अधिक मार्क्स अगर पा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन में प्रभावी भूमिका निभाता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पर हम लोग डिटेल बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पूरे परिचर्चा को हम लोग 9 बिंदुओं में रखेंगे। पहला जो बिंदु है वो है निबंध एक परिचय, यानी कि निबंध का क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम निबंध लिखते हैं, किस प्रकार से निबंध को हम और अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही जो निबंध की जो प्रमुख 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन जिसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, कितने प्रकार से लिखी जाती है, क्या क्या उसकी सावधानियां होनी चाहिए, कहानी, कविता, कोटेशन आदि का प्रयोग कैसे होना चाहिए, इस पे हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। क्या होता है निबंध हमारे स्पेशली यूपीएससी में, और अगर स्टेट पीसीएस में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आप इसका यूटिलाइजेशन या आप अपने एकेडमिक एग्जाम में निबंध पर क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बिंदु होगा दोस्तों हमारा निबंध क्या है, क्या होता है निबंध, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से हम निबंध को, पहले जो निबंध शब्द है, ऐसे शब्द है वो, यानी कि ऐसे का हम एक परिचय देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे का एक परिचय, यानी कि जो ऐसे है हमारा वो क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो ये इस पर हम लोग एसे का एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। दूसरा बिंदु होगा दोस्तों हमारा निबंध में ही अच्छे निबंध के क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि आप कोई पुस्तक उठाते हो, जैसे आप अमीश त्रिपाठी की मेलुआ पढ़ते हो, या कोई ऐसी पुस्तक जो है 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की पढ़ते हो, या कोई लिटरेचर है द इंडिया विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर पढ़ते हो, तो आप देखते हैं पुस्तकें इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि वो रोचक होती हैं। तो यानी हम किसी भी पुस्तक को, किसी भी लेख को, किसी भी, आप द हिंदू में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़ते होंगे जो सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों पे होंगे, इंटरनेशनल मुद्दों पर होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते होंगे। तो उनके क्या क्या विशेष गुण होने चाहिए जिसके आधार पर एक पुस्तक को अच्छी पुस्तक माना जाना चाहिए। तो आपको पता है कि एक पुस्तक अच्छी कब होती है, तो एक पुस्तक अच्छी तब होती है जब उस पर क्या हो, तारतम्यता हो, यानी कि एक सीक्वेंसिंग हो, ठीक है ना, और कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु को कनेक्ट कर सकें, यानी कि वह लेखन जो हो वो सारगर्भित हो, यानी कि कॉम्पैक्ट हो, एक इंटरलिंकेज हो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, और अन्य बहुत सारी होती हैं कि पठनीय हो, यानी कि ऐसे क्लिष्ट शब्दों का भी उपयोग न हो, यानी कि कठिन शब्दों का उपयोग न हो जिससे कि हमारे स्टूडेंट जो है इसको समझ ना पाए, या हम जो पाठक है, देखिए पाठक और मूल्यांकन करने वाला एक ही है, यानी कि आपका निबंध जो है वो कौन मूल्यांकित करेगा, वो पाठक है, यानी कि जो हमारे एग्जामिनर हैं वो इसको जो है मूल्यांकित करेंगे, तो वो हमारे लिए पाठक होंगे। अब पाठक को कैसे हमें निबंध अपना पूरा पढ़वा ले जाना है, ये सबसे बड़ी कला होती है कि जब हम कोई निबंध लेखन करते हैं, निबंध लेखन हम करते हैं, तो हमें पहले बिंदु को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे जो लक्षण हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये अगर आप परिपूर्ण रखते हैं, यानी कि इसमें एक अच्छा क्या हो, प्रस्तावना हो, इंट्रोडक्शन हो। आप देखते हैं ना अभी बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, रिलीज कल की एक मूवी आई है मिर्जापुर, वेब सीरीज आप देख रहे हैं, अभी चल रही है, आने वाली है जुलाई में। तो अभी उसका ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में कुछ हमें दिखाया जाता है कि
आगे इस मूवी में या इस पुस्तक में या प्रस्तावना देखते हैं किसी निबंध की, तो उसमें ये बताया जाता है कि इस पूरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें की गई हैं। हालांकि पूरा तो आप जब तक वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक निबंध नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो मूवी नहीं देखेंगे, जब तक वो वेब सीरीज नहीं देखेंगे, तब तक जो है आप जो है उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ट्रेलर अच्छा होगा, जैसे कि एक मूवी आई थी अभी राम के नाम पर मूवी बनी थी, और उसमें जो है राम सिया राम करके एक गाना था, और उसमें बहुत सारे चरित्रों को अलग तरीके से दिखाया गया था, जिसमें बड़े एक्टर थे, सैफ अली खान, आपके प्रभास थे, और उसका जो लेखन था, संवाद था, वह जो जिन्होंने लिखा था उन पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई। उस मूवी के चरित्र चित्रण में, यानी कि जो हमने पौराणिक हमारी जो अवधारणाएं हैं, अरुण गोविल को राम के रूप में हमने हमेशा देखा है, तो राम का एक सात्विक रूप दिखना चाहिए। रावण हमारे लिए एक राक्षस है, फिर भी उसका अपनी एक रूपरेखा है, तो उन रूपरेखाओं को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ था। ट्रेलर के बाद ही मूवी पर इतनी सारी समस्याएं आ गई थी कि बहुत सारे सीन को कट करना पड़ा, संवाद को कट करना पड़ा, और वहीं से लोगों ने परसेप्शन बना लिया कि ये मूवी कैसी होगी। उसी प्रकार से ये इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। निबंध का जो है क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, पठनीय होना चाहिए आपके लिए, और निरंतरता होनी चाहिए, उसमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, आपके दोनों पक्षों का विश्लेषण होना चाहिए। इन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही बातचीत करेंगे आपके निबंध का वर्गीकरण। निबंध का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। अभी जो है 2 प्रकार के निबंध जो है आपको सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। एक तो होता है कॉन्क्रीट, यानी कि हम मूर्त निबंध बोलते हैं, जैसे किसी विषय विशेष पर, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट आदि पर पूछ दिया गया वो प्रश्न होते हैं। दूसरे होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आजकल यूपीएससी में लगभग 2 निबंध आपको दोनों के दोनों ही लिखने पड़ सकते हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट निबंध पर पकड़ अच्छी नहीं है तो आप जो है ये निबंध नहीं लिख पाए। अमूर्त निबंध होते हैं, दार्शनिक निबंध होते हैं, जैसे कि कुछ निबंधों को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है परंतु लालच की नहीं। गांधी जी का एक कोटेशन है, पूछा भी गया है आपके पास, आपके साथ, जो बदलाव आप स्वयं में करना चाहते हैं, जो बदलाव आप विश्व में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में करिए। ये गांधी जी का कोटेशन है, ये प्रोवर्ब है पहले का, इसको गांधी जी ने काफी जगह कोट किया है। तो इसको आप देख करके ये समझ सकते हैं कि निबंध लेखन का जो है वर्गीकरण 2 भागों में होता है। उन पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। कौन कौन से निबंध होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। निबंध लेखन कौशल को प्रभावी कैसे बनाएं, अब ये मेन पार्ट जो है आपका यही होना चाहिए। निबंध लेखन को प्रभावी कैसे बनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर हम लोग आज ज्यादा चर्चा करेंगे कि प्रभावी लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं और आप कैसे सुधार कर सकते हो, किस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे। इस पर हम लोग लगभग जो है 60% टाइम जो है इसी टॉपिक पर हम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद निबंध की सामग्री क्या होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हम नोट्स कहाँ से बनाएं, किताबें कौन सी है मार्केट में, कौन सी किताब खरीदें, कौन सी मैगजीन लें, हमारे पास फैक्ट कहाँ से होने चाहिए, फिगर का उपयोग कहाँ से करें, कोटेशन कविताएं हम कहाँ से बनाएं, एनिक्डोट कहानियां जो है वो कहाँ से लें, इन पर सब हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही बातचीत करेंगे दोस्तों निबंध के जो है कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, घटक क्या क्या होते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स पे, ठीक है ना। ये सभी अलग अलग हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें साम्यता दिख रही होगी, लेकिन सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे निबंध के अभिलक्षण, यानी कि इसके जो है मेन जो है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, और साथ ही बात करेंगे तथ्यों, विचारों, ग्राफ चार्ट आदि का प्रयोग किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। अंत में कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, और आपके भी जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। साथ ही दोस्तों निबंध लेखन की प्रमुख सावधानियां क्या होती हैं, क्या आपको ब्लंडर नहीं करने, ठीक है ना। जो ब्लंडर आप कर देते हो, जैसे कि मैं बताऊं, हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपियां हम लोग चेक करते हैं, उन कॉपियों में ऐसे ऐसे ब्लंडर होते हैं। एक स्टूडेंट हमारे था 2-3 साल पहले जो है, उन्होंने
कुछ शब्द हैं, जैसे कि आप लगातार जो है बिना सोशल मीडिया के प्रभाव में नहीं रह सकते। आजकल आप देख रहे हैं रील्स का, न्यूज़ का, अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव में बहुत सारे विचारधाराएं जो भारत में वामपंथ, दक्षिणपंथ और बहुत सारे विचारधाराएं आपके आसपास होती रहती हैं। आपको पता नहीं रहता है कि हम किस विचारधारा से प्रभावित हैं या हम किस विचारधारा के हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन निबंध लेखन में आपकी विचारधारा परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। वह जो है सीधे सीधे आपको दिखना नहीं चाहिए कि आप किस विचारधारा से हो, मेल हो, फीमेल हो, आप जो है दलित वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, या किसी धर्म से हो, किसी जाति से संबंधित हो। ये सारे शब्द जो है चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जिससे कि आपका निबंध बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है। अगर कुछ भी शब्द, एक दो शब्द ऐसे आ गए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैं एक कहानी बता रहा था कि हमारा एक स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा था एक शब्द तथाकथित हिंदूवादी सरकार। अगर ये शब्द आप लिखते हैं, तथाकथित शब्द ही नहीं आपको प्रयोग करना है। आपको प्रयोग में ये नहीं लाना है, जैसे रवीश कुमार, मान लीजिए कि आप एक एंकर हैं, वो किसी विशेष विचारधारा से हैं, अर्णव गोस्वामी हैं, वो किसी अन्य विचारधारा से हैं, तो वो लोग जो बातें कहते हैं वह उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है या उस चैनल का व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको आप अपना व्यू ना बनाएं। आप अपने व्यू को अगर लिखना हो तो आप सामान्य तरीके से लिखिए, और उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या आपको ब्लंडर नहीं करना है। जो आप दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप कोई द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अब वो सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं कि आपको पी चिदम्बरम लिख रहे हैं, या आपका कोई एक वैदेशिक जो है एक सलाहकार लिख रहा है, और विदेश में वो सलाहकार जो है वह अमेरिका से संबंधित है, वह अमेरिका के पक्ष में लिखेगा, या कोई चीन से संबंधित है, चीन के पक्ष में लिखेगा, या उसकी विचारधारा दक्षिणपंथ, वामपंथ, या वह सेंटर टू राइट टू सेंटर, सेंटर टू राइट, इस तरीके की विचारधाराओं पे लेख लिखे जाते हैं, जो कि आपके सामान्य न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आपका जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन पेपर में जो लेखक होते हैं उनके अपने भी विचारधाराएं जो कि एक टिल्ट होती हैं, एक झुकी होती है किसी न किसी विशेष विचारधारा को लेकर के। तो उन विचारधारा में ओतप्रोत होकर के भी कुछ कोटेशन, कुछ सेंटेंस ऐसे नहीं लिख देने हैं जिससे कि हमारा पूरा निबंध खराब हो जाए। तो इन सभी 9 बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे 2022-23 का पेपर भी देखेंगे। इस पेपर में क्या पूछा गया है आपसे, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया है पिछले, और ज़्यादातर जो है निबंध हम लिखते हैं तो वो उनकी शब्द सीमा क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए यूपीएससी 2022 का ये पेपर है, ठीक है ना, यूपीएससी 2022 सीएससी मेंस, ठीक है ना। ये सीएससी मेंस का पेपर है, और इसमें बताया गया है कि 2 पार्ट दिए होते हैं, 2 खंड दिए होते हैं, ए और बी। हम जब भी पेपर अपना ओपन करेंगे, जब भी आप लोग मेंस लिखोगे, तो उसमें जो है आपको इंस्ट्रक्शन लिखे रहे होंगे कि हमारा जो है ये निबंध के 2 पार्ट हैं, 2 सेक्शन हैं, खंड हैं, खंड ए और खंड क, खंड ख, और यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी आपको इंग्लिश में मिलेगा। प्रत्येक को, यानी कि 2 निबंध हैं, एक निबंध आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखने हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो लोग ये कहते हैं कि क्या शब्द सीमा को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसीलिए तो दिया गया है, लेकिन उस पे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। आपका कंटेंट 1000 में पूरा हो जा रहा है, 1000 शब्द, 1000 से कम तो नहीं लिखना है, ठीक है ना, पहले तो ये ध्यान रखिए। अब आपको कैसे काउंट करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि जैसे कि आप वर्ड काउंट करते हैं, एक एक वर्ड काउंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो जीएस के पेपर में आपको बताया गया होगा, जीएस आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे होंगे, उसमें आप एक पेज में 100 से 125 शब्द लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने जो वैल्यूएशन हम लोग कॉपी का करते हैं, उससे कुछ लोग थोड़ा कम अधिक लिख सकते हैं इसमें। तो 100 से 125 शब्द, यानी कि 10 पेज आपको मिनिमम लिखना ही है, ठीक है ना। अब अगर आप 100 पेज मिनिमम 100 शब्द लिखते हो एक पेज में, तो मिनिमम 10 पेज आपको लिखना ही है। अब 10 पेज में कैसे वर्गीकरण करेंगे, लेकिन अगर ये निबंध मैक्सिमम आपको 1200 में लिखना है, लेकिन कहीं आपका कंटेंट छूट रहा है, आपके पास समय है, आप लिख सकते हो, आपकी स्पीड है अच्छी खासी, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि 1300 नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। 1300, 100 शब्द ऊपर नीचे
हो सकता है, लेकिन कोशिश करें 900 शब्द में भी अगर आप कॉम्पैक्ट लिखते हो, अगर आपकी समझ अच्छी है, आपकी लेखनी बहुत अच्छी है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलने की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जब आपको एक शब्द सीमा दी गई है कि 1000 से कम न लिखें और 1200 से ज़्यादा न लिखें, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अगर आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, अपने निबंध को पढ़वा ले जाने की क्षमता है, तो आप 1200 से ज़्यादा लिख सकते हैं। कम पे फोकस मत करिए, 1000 शब्द मिनिमम आप लिखिए। और दोनों ही खंड से एक चूज करना होता है आपको। तो एक खंड में कितने निबंध होते हैं, आइए देख लेते हैं। ये खंड क है आपका, 4 निबंध है। अब पहले जो पैटर्न था उसमें 2 प्रकार के निबंध आते थे। एक था मूर्त, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, ये मूर्त, और अमूर्त। अब इसमें अंतर क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मूर्त का अर्थ होता है कोई आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक दे दिया गया जिसके आसपास ही आपको निबंध लिखने हैं। जैसे भारत में आर्थिक संकट, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। या भारत में बाढ़ एक समस्या है, तो बाढ़ पर ही फोकस होकर आपको लिखना है, आर्थिक संकट पर ही लिखना है। जल संकट से प्रश्न आ गया, पर्यावरण से प्रश्न आ गया कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के समय जो है आप देख रहे हैं भारत में विभिन्न जगहों पर जो है बरसात, गर्मी और ठंडी के अनुपात में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर गर्मी पड़ रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बरसात भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो आपके पर्यावरणीय एक्सट्रीम की घटनाएं हो रही हैं, उनके क्या क्या कारण हैं या वो क्यों हो रही हैं, इस पर अगर आपको निबंध लिखना है तो ये मूर्त निबंध कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम कॉन्क्रीट कह सकते हैं। यानी कि इस तरीके के निबंध जो है आपको कॉन्क्रीट निबंध के रूप में मिलेंगे। यानी कि टॉपिक आपको लगभग दिया रहता है, उसी के इर्द गिर्द आप अपने निबंध को बुनते हैं। प्रस्तावना से लेकर के मुख्य भाग और निष्कर्ष तक जो है इन्हीं चीज़ों को करते हैं। अमूर्त निबंध वो होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं देता है। मुख्यतः यह ज़्यादातर दार्शनिक फिलोसफिकल निबंध होते हैं। जीवन की कुछ जीवनचर्या में हमारे बहुत सारे लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं, बहुत सारे कोटेशंस बोल दिए जाते हैं बहुत सारे महापुरुषों द्वारा, जो कि आप 4th पेपर में भी पढ़ते हो और बहुत सारे न्यूज़पेपर, किताबों, पुस्तकों में आप उसको पढ़ते हो। तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करती हैं, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दी होता है, वह किसी प्रोवर्ब की तरह होता है। जैसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है परंतु लालच की नहीं है। अब ये गांधी जी का कोटेशन है। या आपसे कोई पूछ दे कि आप जो है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ये स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है। अब इन दोनों कोटेशनों पे आपको क्या लिखना है, किस दिशा में लिखना है, किस फील्ड से संबंधित है, ये चीजें आपको ना समझ नहीं आती हैं, तो इस पर आपकी पेन चलती नहीं है। तो ये जो है अब एब्स्ट्रैक्ट जो निबंध पूछे जा रहे हैं, ये निबंध जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है ना। इस इंटरेस्ट को आप होते तो देखने में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन हमारी पेन चलती नहीं है। अब इस पेन को कैसे चलाया जाएगा, कैसे दौड़ाया जाएगा, जैसे कि हम कुछ निबंध यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में सर्वोत्तम प्रतिमान है, यानी कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन जो है वो सर्वोत्तम प्रतिमान है। अब ये मूर्त निबंध के अंतर्गत जो है आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने आपको एक टॉपिक दे दिया है। क्या? फॉरेस्ट लाइफ के बारे में आपको समझना है, और वह फोकस्ड कहाँ पे रहेगा, इकोनॉमिकल जो है, इकोनॉमिक एक्सीलेंस पर, ठीक है ना। यानी कि आर्थिक समृद्धि जो है वह, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो फॉरेस्ट लाइफ है, ठीक है ना। तो ये आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया गया है। अब आपका जो पूरा निबंध होगा वह फॉरेस्ट लाइफ पर डिपेंडेंट होगा, और साथ ही उसमें इकोनॉमिक एक्सेलेंस के क्या क्या उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कि एक अर्थतंत्र होता है, यानी कि उसमें प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोड्यूसर होने चाहिए, और उनको उपभोग करने वाले लोग होने चाहिए। यही तो आपका पूरा कंज्यूमर बेस्ड जो है इकोनॉमी
जो होती है इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। टिम्बर पाए जाते हैं आपको एक जंतु से दूसरे जंतु को, जो होता है हमारे कई लेयर हैं। आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इस तरीके के उपभोक्ताओं के आधार पर क्या है, उनके अपने जो है खाद्यान्न, जो आज हम देखते हैं ना, पूरा वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वह जो आपके कंज्यूमर बेस्ड पूरी इकोनॉमी है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि कॉन्क्रीट जो है निबंध कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त निबंध कौन से होते हैं। तो ये हो गया। कब इस संसार का अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होता है, ठीक है ना, होते हैं। पोएट्स आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें अमूर्तता आपको दिख रही है। हालांकि ये दोनों पक्ष इसमें आएंगे, लेकिन इसमें अमूर्तता आपको दिख रही है क्या, कि कवि होता है। वह कवि कौन होते हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मधुशाला जो है शराब और बार आदि पर लिखी गई है, लेकिन उसके मायने अलग होते हैं, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का अगर कविताएं पढ़ेंगे तो उनकी जो है अलग परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है ना। हरिशंकर परसाई जी की जो कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे, उनके व्यंग पढ़ेंगे, तो वो उनका अलग मानक होता है, ठीक है। तो आपको कवि जो है वह क्या होता है, निर्धारक होता है। कवि आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज में हमेशा कवि जो रहे हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को। कवि जो है वह क्या करता है, सामान्य आज हम देखते हैं सिनेमा की जगत में जो गाने आ रहे हैं, उस तरीके से रैपर आ रहे हैं तो ऐसे भी रैपर आ रहे हैं, नशेड़ी रैपर आ रहे हैं, तो पूरा पंजाब जो उड़ता पंजाब बन जा रहा है। तो क्या उन कवियों के द्वारा जो है हमारे क्या अनाधिकृत, यानी कि पूरी सोसाइटी के, संसार के अनाधिकृत, यानी कि इनका कोई एक्नॉलेज नहीं करता है, फिर भी ये क्या करते हैं, गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यह लेजिस्लेट करते हैं, विधायन करते हैं, नियम बनाते हैं। साडा हक इत्ते रख, ठीक है ना। इस तरीके के जो गाने आते हैं वो क्या करते हैं, आपके जहन में बस जाते हैं, आप रेगुलर उसको गाते रहते हो और उससे जो है कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस पर आपको लिखना है शब्द। तो ये अमूर्त निबंध के श्रेणी में आएगा। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। ये भी देखिए एब्स्ट्रैक्ट ही है, यानी कि अमूर्त ही है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक आपको दे दिए गए हैं, लेकिन इसको कोशिश ये करेंगे आप कि बेस्ड रहेगा मानव पर, यानी कि ये मूर्तता इसमें कुछ है, लेकिन इस तरीके के अमूर्त निबंध ही आप इसमें रखेंगे। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं, ठीक है ना। अब आप इस निबंध को समझिए, ये है मेन अमूर्त निबंध। जो दार्शनिक निबंध होते हैं उनमें जो है सबसे बेस्ट निबंध जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह बना ही नहीं है, ठीक है ना। कि जाकी फटी न वो क्या जाने पीर पराई, जिसे एक कोटेशन है, आप हम लोग लोकल जो क्षेत्रों में सुनते हैं ना, जाके फटी न पैर बिड़ाई वो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसका पैर कभी भी फटा ना हो वह दूसरे के दर्द को क्या समझेगा। इस तरीके की जो कोटेशन है, ये जो है आपका बोला है कि जहाज जो है, यानी कि मनुष्य जो है वह अपने जो संरक्षित क्षेत्र हैं, खास करके अपने घर के अंदर, अपने गांव में, अपने सोसाइटी में, चाहे शहर में, जहां भी है, वहां पर जो रह रहा है, ठीक है ना, वह वहां पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो है, लेकिन क्या मनुष्य उसी के लिए बना है? अगर हमारे खोजी यात्री कोलंबस, वास्को डी गामा न होते, या हमारे उससे पहले भी एंशिएंट एरा में लोग जो है खोजी प्रवृत्ति के नहीं होते, घर से नहीं निकलते, भटकते वन में हमारे राम जी का जो पूरा वर्णन है, अगर वह न निकलते अपने घर से, यानी कि अयोध्या से न निकलते, तो आप जो है प्रयागराज हो गया, आप जो है चित्रकूट हो गया,
या आपका नासिक हो गया, जो भी राम जी से संबंधित स्थल हैं, वो स्थल क्या देख पाते हैं, वो करते करते वो श्रीलंका, रामेश्वरम से श्रीलंका तक चले जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जहाँ पर या कोई भी क्षेत्र में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जहाज एक एग्जाम्पल दे रहा है कि बंदरगाह के भीतर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, यानी कि कोई भी मनुष्य है वो अपने घर के भीतर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन क्या वह घर के अंदर रहने के लिए बना है? क्या नीरज चोपड़ा अगर खुले मैदान में जाकर के भाला फेंकने की प्रैक्टिस न करते तो आज वह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होते? तो ये चीज़ें हैं जो आपको हर फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है निबंध लेखन। आप कभी भी मेरी क्लास में बोर नहीं होंगे और आपके अंदर उत्सुकता एक बनी रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। साथ ही बात है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। अब देखिए हम लोग क्या है ना कि अभी एडवांस सोसाइटी में रह रहे हैं। इससे पहले जो लोग ग्रामीण परिवेश से संबंधित होंगे उनको पता है, मिट्टी के घर हुआ करते थे, छप्पर जो है उस पर पड़ी होती थी, गीली मिट्टी से जो है हम जो है खपरेल को चिपकाते थे। तो वो खपरेल जो है अगर हम बरसात में, जो अभी हो रही है, बरसात के सीजन में अगर उसको चिपकाएंगे तो क्या होगा, उससे धुल जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी और आपका छत जो है फिर से गिर जाएगा। यानी कि हमें जो है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग तो अब मैं देख रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी कक्षा 6 से करा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पे देख रहे हैं, ये मूर्खता है। ठीक है ना, यूपीएससी की तैयारी जो है आपकी ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से शुरू करिए तो कुछ लॉजिकल लगती है, क्योंकि आपके अंदर जो है एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है जो आपने स्कूलिंग में अपने कर ली है। अगर आप स्कूलिंग में हैं, यानी 12th तक जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें और केवल एनसीईआरटी जो आपका मेन सिलेबस है, जो आपके हाई स्कूल में है या 9th में है, 10th में है, आपके 11th में है, 12th में है, उन्हीं किताबों को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि आगे आप जाएंगे, जब भी बहुत सारे लोग यहाँ जो आए होंगे, नए तैयारी शुरू किए होंगे, उनको बार बार यही बताया गया होगा कि आप जो है पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी जाकर के आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। एनसीईआरटी की जो मुख्य पुस्तकें हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, तब तो आपको पता चलेगा कि संविधान भी होता है, संविधान में इतने अनुच्छेद होते हैं, भारत का इतिहास भी है, इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री के और भी पक्ष होते हैं, कल्चरल पार्ट एक होता है, एक जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है। तो ये चीज़ें जो है, आप जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, तो यानी कि सही समय पर सही कार्य करना, ठीक है ना, ये होता है। अभी आपने वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप का जो फाइनल था भारत और अफ्रीका के बीच हुआ था। पूरे सीरीज में आपने देखा कि भारत ने सारे मैच जीते और सेमीफाइनल तक जो है सारे मैच जीते थे, और विराट कोहली का स्कोर जो है टोटल आप देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजेंस था, और उस जैसे महान बल्लेबाज के लिए ये सारे स्कोर जो है क्या थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उसके अपने खुद के अंदर शर्मिंदगी उनको महसूस होती रही होगी। लेकिन जो उन्होंने सही समय, यानी कि फाइनल में चोकर्स की जो भूमिका अभी साउथ अफ्रीका ने निभाई है, वो भूमिका भारत भी निभा रहा था बहुत समय से। 5वां ये फाइनल था, 6ठा फाइनल होगा मेरे ख्याल से T20 का, जिसमें सेमीफाइनल में, फाइनल में भारत ने जो नॉकआउट स्टेज होते हैं उसमें भारत पहुंचा। लेकिन आज भी, मतलब जब ये मैच हुआ और उस दिन भी कोहली नहीं खेलते तो उनकी बहुत सारी बुराइयां होने लगती। लेकिन उन्होंने क्या किया, सही समय पर वार किया, ठीक है ना, सही समय पर जो है 76 रन बनाए, और वो जो पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हुए, और भारत जो है मैच 7 रनों से जीत गया। तो ये होता है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त निबंध है। अब इसको किसी भी फील्ड में कैसे हम डाइवर्ट करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, आप हमें समझेंगे। इसमें आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो हमारी जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में
महात्मा बुद्ध को सभी लोग जानते होंगे। महात्मा बुद्ध की अपनी एक फिलॉसफी है जिसको बौद्ध फिलॉसफी बोला जाता है, बौद्ध दर्शन बोला जाता है। बौद्ध दर्शन में एक टर्म है क्षणिकवाद, मोमेंटरीनेस, यानी कि मनुष्य मतलब जो भी सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ क्षणिक है, ठीक है ना। क्षणिक है यानी कि अभी है अभी नहीं है। अब इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं समझने की ज़रूरत है। वैसे ही उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जीवन में, जो हम क्षणिकवाद जो होता है उसका उदाहरण जो है उन्होंने दिया है कि एक नदी में दोबारा स्नान नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो समय निकल गया वो फिर वापस नहीं आता। यानी कि आप नदी में हैं, जैसे ही स्नान किया नदी का पानी तो आगे निकल गया, ठीक है, तो आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये माना जाता है कि ये एक यूनानी जो है प्रोवर्ब भी है, हालांकि इसको हम लोग दर्शन में भी पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन में। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, ठीक है ना। अब इसको समझ होने के लिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट में ही आएगा। एब्स्ट्रैक्ट को मैं ए लिखूंगा और आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब होता क्या है कि जब आपके पास मौका हो, समय हो, उसी को उसी समय भुना लीजिए, नहीं तो समय दोबारा नहीं आता। तो उसके बारे में हम कैसे निबंध लिखेंगे, यानी कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं नहा सकते। इस पर हम जो है एक बार आपका समय आ गया तो वो समाप्त हो जाएगा, वो समय फिर से घूम के नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। इसको हम क्षणिकवाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस पर हम निबंध कैसे लिखेंगे? हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। आज आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर अभी इटली में G7 चल रहा था। G7 में इटली में हो रहा था। इटली की जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम जो है क्या लिखा जा रहा है आजकल, मोदी जी हैं, और मेलोडी। अब ये मेलोडी, हैशटैग मेलोडी भी लोग यूज कर रहे हैं। अब जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? अब वो प्रेसिडेंट का आप चेहरा आप देखते होंगे, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी का जो चेहरा आप देखते होंगे, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब भी वो मोदी जी से मिलती हैं तो वो एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलते हैं। जैसे ही जो बिडेन भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। आपस में चीन का राष्ट्रपति यहाँ पर आता है या भारत के कोई भी उच्चायुक्त वहाँ जाता है तो मुस्कुरा के मिलता है, ठीक है ना। तो मुस्कुरा करके मिलने से आधी समस्या समाप्त हो जाती है, यानी कि हम एक दूसरे के फेमिलियर हो जाते हैं। एक आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख रहे हो तो भी, ठीक है ना, आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो, लड़के से शादी कर रहे हो, और उससे जब मिलने जा रहे हो तो हाय हेलो कहते समय अगर मुस्कुरा के बातें कर रहे हो तो थोड़ा सा क्या होता है, आत्मीयता की फीलिंग आती है। नहीं तो आप मुंह बना के खड़े हो और उसको लगेगा कि यार पता नहीं कहाँ फंस गए, तो वो पहली ही मीटिंग आपकी क्या होती है, पहली ही डेट जो है बर्बाद हो जाती है। तो जितनी भी असमंजस का मतलब होता है एम्बिग्यूटीज, जितनी भी आपके सामने जो है समस्या दिखती है। असमंजस का मतलब होता है कि हाँ या ना के बीच की स्थिति जो होती है, वो एम्बिग्यूटीज जो होती है उसका सभी का हल मुस्कुराहट है। अब इसको कितने डायमेंशन में आप लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तीसरा जो है, चौथा और अंतिम, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, ठीक है ना। ऐसे तो ये सीधे सीधे आप पर व्यंग किया गया है कि ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन यूपीएससी देता है और आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी टिक कर दोगे तो आपका प्रश्न उत्तर सही हो जाएगा। आपकी लाइफ पे भी ये सेट होता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी होती तो बहुत सारे लोग जो है एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़, मूवीज़ जो भी कह सकते हैं, आई थी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो एस्पिरेंट में बताया गया ना, प्लान बी होना चाहिए। तो अगर आपके पास विकल्प हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से एक विकल्प सही ही हो। यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आपको एक प्लान बी रखना चाहिए। आपको कोई हॉबीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे आपके बिजनेस होने चाहिए जिससे कि अगर नहीं हो तो हम उसमें उस फील्ड में सफल हो जाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आप यूपीएससी में भी फेल हो जाएं, वहाँ भी फेल हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में भी टॉप कर जाते हैं और
छोड़ करके नौकरी बिजनेस में भी टॉप कर जाते हैं, जैसे कि रोमन सैनी हैं, आप उनका देख सकते हैं उदाहरण, बाइजूस रविंद्रन बाइजूस का उदाहरण देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, वह दोनों ही फील्ड में सफल हैं। उन्होंने नौकरी भी की, यानी कि आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा जो है, सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी परीक्षा को पास भी किया। साथ ही उन्होंने एक राजनीति में भी अच्छा किया। तो कुछ लोग होते हैं कि सभी जगह, यानी कि विकल्प ये नहीं तय करेगा कि आप सफल होगे, सफलता आपके हाथ में है। विकल्प कोई भी चुनिए, उस पर पूरी तरीके से संकल्पित रहिए, उस पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहिए। प्लान भी जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारा प्लान ए पर काम करना, ठीक है ना। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, क्लियर है ना। तो आप अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे आजकल के जो स्टूडेंट हैं, आजकल का जो पेपर आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, इवन 2016 से ही ये ट्रेंड बना हुआ है कि आप चाह कर भी दोनों एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, एक कॉन्क्रीट। हालांकि इस बार ऑप्शन है 22 का ये पेपर है, तो इसमें आपको एक मूर्त दिख गया, यानी कि एक कॉन्क्रीट आपको दिख गया, ठीक है ना। दूसरा भी सेमी कॉन्क्रीट आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट निबंध की अगर समझ नहीं है तो आप निबंध लेखन में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाओगे। यानी कि 140 प्लस जो है स्कोर करना इसमें बहुत इजी होता है, ठीक है ना, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दें। और यहाँ पर 170 तक नंबर पाए जाते हैं, यानी कि 140 से 170 के बीच में अगर आप नंबर पाते हैं तो निबंध में बहुत अच्छा अंक है ये, और यह आपके चयन में भी भागीदार होता है बहुत बड़ा। अब ये आपके चयन में कैसे भागीदार होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि निबंध में आपको 250 में से 250 में से जो टॉपर्स होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं, टॉपर्स के नंबर जो है 140 प्लस ही होते हैं, ठीक है ना, 140 प्लस ज़्यादातर। अगर वहीं जो है जो फेल कर जाते हैं लोग, उनके अगर हम बात करें तो ये 250 में से ये 90 से 100 के बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर अंतर देखेंगे तो लगभग 50 नंबर का अंतर आता है। 50 मार्क्स आप सोच सकते हैं, 50 मार्क्स जो है वह कितना बड़ा चेंज क्रिएट करेगा। यहाँ तो एक एक नंबर की मारामारी है। यानी कि आप जीएस के पेपर में बहुत सारी मेहनत कर देंगे तो भी 100 प्लस जाना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ 140 तक आना बहुत आसान होता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी पेपर की वैल्यू कम होती है, लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस पर गेम खेलना होता है। यहाँ पे किस फील्ड में कितनी मेहनत करने पे हम कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। निबंध जो है वीकली एक निबंध अगर आप लिखते हैं तो एक साल में गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे अच्छा निबंध जो है आपके लगभग 90% जो कॉम्पिटिटर हैं वो पीछे चले जाएंगे। यानी कि आपके पास 90% कॉम्पिटिटर, मैं बता रहा हूँ, जो बेस्ट कॉम्पिटिटर होते हैं वो आपसे पीछे चले जाएंगे। अगर एक निबंध आप 50-52 निबंध लिख देंगे आप तो बहुत बड़ी बात है। सप्ताह में एक निबंध आप लिखिए, ठीक है, शुरू से ही। और निबंध कब शुरू करना चाहिए, किसको शुरू करना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम आज बात कर लेते हैं निबंध का परिचय। हम देख लेते हैं कि निबंध होता क्या है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
चलिए हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला हमारा जो टॉपिक था वो हमारा क्या था। निबंध एक परिचय, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे निबंध एक परिचय। निबंध होता क्या है, ठीक है ना। पहली चीज तो आप ध्यान में रखिए कि निबंध जो है इसके शब्द पे हम जाते हैं। निह धन बंध, यह इसका हो जाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, एस्से कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसका अर्थ निकाला जा सकता है बिना बंधन के। यानी कि जिसमें निबंध ऐसी विधा है लेखन की जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। बंधन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जाएं। बंधन का मतलब है विचारों में बंधन ना हो, ठीक है ना। विचार में आप बंधे ना हो, विचारों का बंधन ना हो। अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में समझने की, तो ये एक फ्रेंच शब्द है, एसओई। फ्रेंच शब्द है एसओई। एसओई से ये बना हुआ है। एसओई होता क्या है दोस्तों, यह एसओई का अर्थ होता है प्रयास करना, ठीक है ना। क्या होता है, प्रयास करना। अगर आप देखेंगे इंग्लिश में इसकी मीनिंग तो बहुत ही कॉमन मीनिंग होती है कि आप किसी भी टॉपिक पर कॉम्पैक्ट लेख लिखते हैं उसको एस्से कहते हैं। लेकिन हिंदी में जो निबंध है वो उसका मतलब जो है अलग निकल कर आता है। अगर आप जो है भाषा का चयन करना हो, अगर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या मैं इंग्लिश में ही निबंध लिखूँ, ठीक है, या हिंदी मीडियम से हूँ हिंदी में निबंध लिखूँ। स्टेट पीसीएस में आपके पास होता है कि ऑप्शन होता है कि आप एक पेपर किसी एक भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको भाषा का चयन जो है वह पहले ही करना पड़ता है कि अगर आप कोई पेपर लिखते हैं, यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे आपका ऑप्शनल, ये सभी आपको अगर हिंदी में लिखना है तो केवल हिंदी में लिखना होगा, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो केवल इंग्लिश में लिखना होगा। कहीं पर भी आपको ये छूट नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट पीसीएस में आपको ये छूट मिलती है कि आप कोई एक पेपर पूरे एक भाषा में लिख लें। निबंध लेखन के लिए भाषा में आपकी प्रवीणता बहुत ही आवश्यक होती है। भाषा की प्रवीणता क्या है कि भाषा में आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी हो, विचार आपके आने लगें। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन निबंध अच्छा नहीं लिख पाते, क्योंकि उनके पास भाषा की समझ अच्छी नहीं है, इंग्लिश की ग्रामेटिकल एरर है, प्रोवर्ब नहीं यूज़ कर पाते हैं, तारतम्यता नहीं बना पाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जो है वो इंग्लिश में नहीं रहता है। तो उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। इंग्लिश मूवीज़ देख करके आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी मूवीज़ आप देखने चले जाइएगा। एक आध मूवी जो है आप बैठ करके देखेंगे सबटाइटल के साथ, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। एक दो मूवी जो है उसको बार बार देख के समझ के चीज़ों को थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही न्यूज़पेपर जो है, आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है रेगुलर आप पढ़िए, उसके एडिटोरियल्स को पढ़िए, उसकी समझ विकसित करिए, आराम से हो जाएगा। लेकिन थॉट प्रोसेस आपका ज़रूर उस भाषा में होना चाहिए, तभी जा करके आप भाषा का निबंध का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रयास करना है, और ये विचारों का बंधन नहीं होता है इसमें। हिंदी में इसका अर्थ ये हो गया और इंग्लिश में अर्थ ये हो गया। अब जो होता है कि निबंध के जो खास लक्षण है, ठीक है ना, निबंध होता क्या है। अब बेसिक है कि भाई ये कितने शब्दों में पूछा जाता है, तो 2 निबंध हमको लिखने होते हैं, 2 एस्से लिखने होते हैं, ठीक है। दोनों के
1000 से 1200 शब्द जो है 1000 से 1200 शब्दों के बीच इनको लिखना होता है, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादातर जो है हम फोकस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट निबंध पर, ठीक है ना। कुछ कॉन्क्रीट निबंध भी मैं आपको दे दूंगा। जो वैश्विक समस्याएं हैं वर्तमान समय में, जो खाद्यान्न समस्या है, फूड सिक्योरिटी की समस्या है, एक इससे आप संबंधित देख सकते हैं लोगों को। दूसरा आप देख सकते हैं कि आप जो है जब भी जलवायु संकट को देख सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को देख सकते हैं, वार जो हमारा वैश्विक युद्ध जो है वो उसकी समस्या को देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बहुत सारी जो ग्लोबल लेवल पे समस्याएं हैं, खास करके जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, वाटर क्राइसिस है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, पोल्यूशन की समस्या जो है, ग्रीन हाउस गैसेस की समस्या है। इन सब बड़े टॉपिक्स पे आपको जीएस में लिखने होते ही हैं। इस पर आप निबंध कुछ तैयार कर सकते हैं। और साथ ही जो है हमारे यहाँ सुनामी है, भूकंप है, जो हमारे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो टॉपिक पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के भी चीज़ें देख सकते हैं, माइग्रेशन को देख करके। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको 2 निबंध लिखने होते हैं और दोनों के आपके पास 8 निबंध होते हैं, 2 सेक्शन में होते हैं। शुरू में ही हमने बता दिया था, सेक्शन ए और बी दोनों में से एटलीस्ट 1 आपको करने होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया। अब निबंध की ना कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या? कि निबंध लेखन के समय जो है कुछ सावधानियां, या हम कह सकते हैं निबंध के कुछ लक्षण, निबंध के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर हम पहले लक्षण की बात करें, लक्षण क्या होते हैं कि निबंध कैसा होना चाहिए, निबंध है या नहीं है। तो पहला लक्षण तो आप यही कह सकते हैं कि इसमें जो है एक निश्चित लक्ष्य होनी चाहिए, निश्चित लक्ष्य इसका होना चाहिए। निश्चित लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक पर लिख ले रहे हो तो आपके पास जो है क्या होनी चाहिए, कुछ विचार होने चाहिए। विचारों में क्या होनी चाहिए, आपको तारतम्यता होनी चाहिए। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, विचारों में सारगर्भिता होनी चाहिए, सारगर्भिता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये विचार आपके कैसे हों, क्या क्या चीजें हों, ये सभी, और उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ये आपके प्रमुख लक्ष्य हो सकते हैं कि आप किस दृष्टिकोण में इसको समालोचनात्मक लिख रहे हो, आप जो है किस प्रकार से इन चीज़ों को देख रहे हो। तो ये पहला जो है, एक निश्चित लक्ष्य लेकर के ही निबंध को लिखें। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है आत्म अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। आत्म अभिव्यक्ति, अब आप बोलोगे कि क्या निश्चित लक्ष्य लेकर के हम कैसे निबंध लिखें। तो जैसे हमने देखा था कि एक जहाज जो है बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, लेकिन जो है वह उसके लिए बना नहीं होता है। अगर इस पर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपकी प्रस्तावना उसी से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है ना। आप जो है उस पर एक कहानी, कोई चीज सोचिए, किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में सोचिए। जैसे अगर आप इसकी प्रस्तावना लिखनी हो, ये आपसे प्रश्न अगर पूछ दिया गया कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह बना नहीं होता, अगर इसको आपको किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का हमने उदाहरण लिया, उसके लिए आप एक उनकी पुस्तक पढ़ सकते हो, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल कहानियाँ बताई हैं, और उसके बारे में अगर सभी लोगों को लगभग पता ही होगा कि वह एक
तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे जो है परिवार से थे, मछुआरे परिवार से, मतलब कि उनके पिताजी जो है नाव वाव आदि बनाते थे, न्यूज़पेपर बांट करके वो अपना गुजारा और पढ़ाई करते थे। ठीक है ना। वो जब भी आकाश में देखते थे हवाई जहाज़ उड़ते हुए तो उनको बड़ा शौक था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा, मैं जो है इस फील्ड में जाऊंगा। और उन्होंने मेहनत करके वो जो है एनडीए का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फाइनली उनका जो है एसएसबी आदि में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी प्रोसीजर रहा उस टाइम पे। तो वो बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। और उनके बाद की कहानी आपको पता है कि कहाँ वो गए, हरिद्वार गए। हरिद्वार में उन्होंने अपने गुरुजी एक मिले, आत्महत्या करने जा रहे थे, उनको कैसे समझाया, किस तरीके से वो मोटिवेट हुए और भारत के सबसे बड़े मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना गया। भारत के सबसे बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया, भारत के सबसे बड़े बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया और भारत में सबसे सम्माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। आज भी उनका हर फील्ड में सम्मान होता है, विशेषकर शिक्षण के फील्ड में। जो भी टीचर हैं, जो लोग भी टीच करते हैं, उनको पता है कि वो नैसर्गिक टीचर थे। वह उनका देहांत भी आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में लेक्चर लेते ही हुआ था। तो ये इस तरीके से हम जो है किसी व्यक्तित्व के बारे में, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी। एपीजे अब्दुल कलाम अगर वहीं रामेश्वरम में रह गए होते, किसी न्यूज़पेपर की छोटी सी नौकरी पा गए होते वहीं पर, तो क्या अब वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर वो एनडीए में सेलेक्ट हो गए, एक इंजीनियर के रूप में कार्य करते, तो क्या मिसाइल मैन पायलट के रूप में कार्य करते, इंजीनियर के रूप में कार्य करते, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? तो ये सारी चीज़ें आपको कहानियों में पिरोना होगा। इसके लिए हम बात करेंगे जब हमारा ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ना कि निबंध का वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि दो प्रकार के जो निबंध होते हैं ना, तो निबंध के वर्गीकरण के रूप में जो मूर्त अमूर्त निबंध की बात की जाती है, नहीं सॉरी, हम बात करेंगे निबंध के कौशल को कैसे प्रभावी करें। तो उसमें जो है हम देखेंगे कि निबंध की जो प्रस्तावना होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम प्रस्तावना को लिख सकते हैं, और साथ ही जो है इन चीज़ों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी अगली चीज़ होगी। चलिए हम देख लेते हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक होती है। अब आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? निबंध को अपना बनाना पड़ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि निबंध में हमें अच्छा कंटेंट मिल जाए, हमें अच्छा नोट्स मिल जाए, हम क्या करें, उसको याद कर लें और उसी को लिख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी अच्छा अंक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छे अंक पाने के लिए आपको अपना निबंध, कोई भी निबंध आप पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे निबंध को आप देखिए, सीखिए और अपनी भाषा शैली में लिखिए। ठीक है ना, अपने तरीके से। भाषा और शैली तो आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है ना अपने अनुभव के आधार पर डालिए, अपने बनी बनाई कहानियों के आधार पर डालिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। आत्म अभिव्यक्ति करते ही ना बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको छोड़नी होंगी, जैसे कि आप कोई प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, छोड़ पाएंगे। अब ये पूर्वाग्रह क्या है? ये प्रिजुडिस इसको बोलते हैं। हाँ, प्रिजुडिस का देख लीजिएगा, इंग्लिश हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ इधर उधर हो, फिर भी प्रिजुडिस क्या होता है? हम पूर्वाग्रही होते हैं, सभी होते हैं, लगभग सभी होते हैं। जब तक हम तार्किक नहीं होंगे तब तक हम पूर्वाग्रही बने रहते हैं। और उसका कारण होता है, उसका कारण क्या होता है कि हम जब एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में नैतिक, मनुष्य के नैतिक जो मूल्य होते हैं उनके विकास में हमारा योगदान कहाँ कहाँ होता है। तो पहला योगदान होता है माता पिता का, हमारे भाई बहन बंधु जो होते हैं, परिवार का। तीसरा होता है समाज का। चौथा होता है हमारे शिक्षक का, ठीक है ना, और शिक्षण शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। तो इन स्टेज तक जाते जाते हम जो है थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ क्या होती है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है या हार्ड कॉर्नर होता है। हम जो है समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं
जो को एजुकेटेड नहीं रहे हैं, यानी कि को एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े हैं, वो उनका महिलाओं के प्रति या महिलाओं का पुरुषों के प्रति जो है अलग सा नेचर होता है कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, लड़कियां दुष्ट होती हैं, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के दुष्ट होते हैं। इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो क्या होता है, हो सकता है परिवार में किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ हो, या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, किसी परिवार में ज़्यादा बच्चियाँ हों तो बच्चियों को उतनी वैल्यू ना दी गई हो, और किसी परिवार में ज़्यादा बच्चे हों तो बच्चों को वैल्यू ना दी गई हो, लड़कों को वैल्यू ना दी गई हो, जो आगे चल करके उनके दिमाग में भरा रहता है कि पापा हमें पीटेंगे, मारेंगे, जो बड़े होते हैं वो दुष्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी स्पेशल जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह होते हैं वह बने रहते हैं। उन पूर्वाग्रहों को हमें तोड़ना होता है, उन पूर्वाग्रहों को हमें छोड़ना होता है कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो सभी समान हैं। कोई दलित जात से हो, कोई उच्च वर्ग से हो, कोई मध्यम वर्ग से हो, कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी से हो, उसमें भी हम अंतर करने लगते हैं। आप अपने घर में देखते हैं ना, अभी एक सांसद जी, विधायक जी आपके घर आ जाएंगे तो आपके घर का जो है खान पान का माहौल तुरंत बदल जाएगा। तुरंत जो है आप अच्छी सब्जी लेकर के आओगे, अच्छे तरीके से उनको मिठाई भी ले आओगे तो 2000 रुपये किलो वाली। और वहीं कोई आपका एक रिलेटिव आ गया जो कि गरीब है, नहीं बहुत उसकी इतनी अच्छी स्थिति है, तो उसको बोलोगे कि हाँ चलो बिस्किट पानी में ही काम चला लेते हैं। या आपके रिश्तेदारों में भी अगर कोई आपका एक रिश्तेदार आईएएस है और एक रिश्तेदार जो है आपका क्लर्क है, दोनों घर पे आएंगे आपके, तो उनके लिए अलग अलग सुविधाएं आप देखते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये प्रेजुडिस होते हैं लोग, ये होना ही पड़ता है, सोसाइटी हमें ऐसी सिखाती है। लेकिन लेखनी में यह दिखना नहीं चाहिए। होते तो हैं हम लोग, और इसमें जो है हमारी कम कमी जो है हमारे आसपास के। जब आप दर्शन के फील्ड में जाएंगे, जब आप दर्शन पढ़ने लगेंगे, तार्किक होने लगेंगे, जब आप जीएस के लगभग सब्जेक्ट को समझने लगेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो है एथिक्स, और ये जो पोल साइंस कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इनमें जो है आप देखेंगे जब आप तार्किक होने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको ये पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा। और इस पूर्वाग्रह हो या ना हो, लेकिन आपको लेखनी में दिखना नहीं चाहिए। इसलिए हम आत्म अभिव्यक्ति इसकी करनी होगी, हमें अपना मूल्यांकन खुद करना होगा। आप किसी भी न्यूज़ एंकर की बात सुन करके, चाहे अंजना ओम कश्यप क्या दिन भर टीवी पर चिल्ला रही हैं, रवीश कुमार क्या चिल्ला रहे हैं, अजीत अंजुम क्या चिल्ला रहे हैं, क्या जो है अभिसार शर्मा चिल्ला रहे हैं, क्या आपके जो है भारत टीवी वाले जो है वो चिल्ला रहे हैं, इन लोगों को सुन करके ये लोग कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, कहीं ना कहीं प्रिजुडिस हैं, पूर्वाग्रह ही हैं। क्योंकि आज जो है मीडिया जो है, हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बड़ी कम रह गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के लोग जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। जो हमारी हार्ड कोर मीडिया है, जो कोर मीडिया है, वो उसका स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि इनके कोई ना कोई पक्ष हो गए हैं, पूर्वाग्रही हो गए हैं। उस पूर्वाग्रह को जो हम आसपास देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में, रील्स में, उसको हमें हटाना होगा। और इसके लिए आपको अपनी अभिव्यक्ति खुद करनी होगी, अपने मूल्यांकन करके, पूर्वाग्रहों से दूर रह करके, ठीक है ना, नहीं लिखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, अब इसका जो है एक सूत्री कार्यक्रम आपको जब भी ये लिखें, निबंध लिखें, तो इसमें क्रमबद्धता और एक सूत्रता होनी चाहिए, एक सूत्री होना चाहिए। एक सूत्री का अर्थ ये नहीं है कि एक डायरेक्शन में, एक सूत्री का अर्थ है कि बंधा हुआ, ठीक है ना। तारतम्यता जो हमने बताया थी ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने कोई पैरा लिखा, प्रस्तावना लिख दी, प्रस्तावना के बाद वाला जो पैरा है ना, वह जब हमारा पहला पैरा खत्म हो रहा, उसके लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कही जाए कि वह अगले पैरे के पहली लाइन को जोड़े, ठीक है ना। वह एक सूत्री मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि 3 पार्ट होते हैं आपका। पहला जो है इंट्रो, ठीक है ना, मेन बॉडी, मुख्य भाग, और तीसरा जो है आपका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। इन तीनों में अलगाव नहीं दिखना चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा लिखते हैं, हेडिंग डाल के लिख देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते भी हैं कि हम निबंध में क्या निबंध पैराग्राफ में लिखें में ही लिखा जाता है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है हाँ। ठीक है ना। हमेशा आप कोशिश करिएगा कि निबंध जब भी लिख रहे हैं तो निबंध हमेशा पैराग्राफ्स में लिखिएगा। 2 पेन का यूज आप कर सकते हैं। 2 पेन, रेड पेन कभी नहीं यूज करेंगे, ब्लैक और ब्लू, ये 2 ही पेन यूज करेंगे आप। लेखनी में एक ही पेन का यूज करिए, अंडरलाइन, इन्वर्टेड कामा, और उसको अन्य करने के लिए दूसरी पेन का यूज करिए। कभी कभी कुछ कोटेशन लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, पॉइंट नोट डाउन करने के लिए भी आप चीजें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप इसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप जो इसको पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पैराग्राफ के साथ जो है चार्ट, मैप आदि का भी उपयोग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को आपको बीच में ही क्लियर कर दे रहा हूं कि ये चार्ट मैप जो है वो 10% पेज के नहीं होने चाहिए अधिक। इस पे हम लोग बाद में बात भी करेंगे, एक पॉइंट हमने लिया हुआ है। यानी कि अगर ये आपका फुल पेज है तो चार्ट, मैप, ग्राफ या पॉइंट जो भी है वो आपके इतने में ही हो जाना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि एक 10वां हिस्सा जो है आप पेज का ले सकते हैं, जिसमें आप चीज़ों को छोटा सा मैप बना दे सकते हैं। मान लीजिए कि भारत में आतंक से, नक्सलवाद से संबंधित क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो उसको आप एक छोटा सा मैप बना करके जो है आप जो है आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है, आप जो है इन क्षेत्रों को, कर्नाटक के हैं कुछ क्षेत्रों को दिखा सकते हैं कि जिसमें जो है नक्सलवाद, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अभी भी नक्सलवाद की समस्या है। ये समस्या किस तरीके की है, तो उसको एक छोटा सा मैप बना करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक भारत का छोटा सा मैप बना करके यहीं पर आप जो है इनको डॉटेड में दिखा सकते हैं। तो ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। पैराग्राफ्स में ही निबंध लिखना है। हाँ, कहीं कहीं बहुत आवश्यक हो, जैसे कि हम कुछ पॉइंट दे रहे हैं, कोई चार्ट हमें देना है, कोई ग्राफ बनाना है, इस पर हम लोग भी बात करेंगे जब एक निबंध हम अच्छा लिखेंगे। एक निबंध हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हर क्लास में अब आपको जो है 1 या 2 निबंधों की पूरी फ्रेमिंग कराई जाएगी। फ्रेमिंग के साथ साथ जो है निबंध कैसे इनरिच करें उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है इसका वर्गीकरण। तो हमने बताया था ना, इसके 2 ही भाग हम कर सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, और अमूर्त। हालांकि इसके बहुत सारे वर्णन हैं, ठीक है ना, बहुत सारे विभाजन हैं, एब्स्ट्रैक्ट, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें अपने यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके वर्गीकरण से हमें ध्यान रखना है कि मूर्त और अमूर्त जो है 2 प्रकार के निबंध होते हैं, और इसमें जो है आपको ध्यान क्या रखना होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें अभी छूटी हुई हैं हमारी। तीसरा बिंदु हो गया कि एक सूत्री होना चाहिए, यानी कि ये तीनों जो है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन जो है, वह जो है क्या होता है, हमारा एक सूत्री हो। चौथा जो है कि ये हमारा जो है चौथा बिंदु, और 5वां थोड़ा छोटा छोटा ही, ये समझ लीजिए। चौथा जो है ये पठनीय होना चाहिए। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं। चौथा बिंदु जो है वो हमारा पठनीय होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे रीडेबल। अब इसमें राइटिंग का क्या महत्व है। अब देखिए, कोई भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि हमारी राइटिंग जो है सुंदर नहीं है।
सुंदर शब्द जो है यानी कि देखने में जो बहुत अपने आप ही चीज़ों को आकर्षित करे उसको सुंदर बोलते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग से आपको लाभ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, पठनीय है, ठीक है ना, तो यह एक भी नंबर कटेगा नहीं इसमें। हाँ, सुंदर है तो इसको एक्स्ट्रा वेटेज तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा वेटेज जो है इसको मिलेगा ही। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हो, आप महिला हो या पुरुष हो, एक खूबसूरत सी लड़की खूब अच्छी दिख रही है, साड़ी अच्छे से पहनी है उसने, खूब अच्छी हाइट है, अच्छी जो है उसकी सारी चीज़ें हैं, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, उसका जो है फ्रेग्रेंस से लेकर के हर चीज़ जो है, वही एक लड़का है इस तरीके से तैयार होकर के आ रहा है, अच्छे तरीके से कपड़े पहना है, हर चीज़ अच्छी लग रही है उसकी, तो उसका जो फर्स्ट प्रेजेंस होगा वो बड़ा ही आकर्षित करेगा। यानी कि वो सुंदर लड़की या सुंदर लड़का, अगर आप इंटरव्यू पैनल के मेंबर हैं, कोई भी हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसका इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आप जो है, अगर कोई बहुत अच्छा नहीं है खूबसूरत देखने में, अब देखने की खूबसूरती का सबका अलग अलग मानदंड है, हर सोसाइटी के अलग मानदंड है, हर जगह कहीं जो है काले लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, कहीं गोरे लोग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है अंग्रेजों ने जो ये गोरेपन का जो है एक दिमाग में कीड़ा भर दिया है, जो आज भी भरा जा रहा है, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता फलाना ढिकाना चल रहा है, तो उसमें जो है, हालांकि उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग जो है अच्छी है, सुंदर नहीं है, अच्छी का मतलब पठनीय, आप कुछ भी लिख रहे हैं उसको पढ़ा जा सके, एक हाई स्कूल पास बच्चा जो है, आप अपना पूरा कॉपी लिखिए और उससे पढ़ाइए कि क्या तुम सारे शब्द पढ़ पा रहे हो। अगर वो पढ़ पा रहा है तो आपकी राइटिंग अच्छी है। अच्छी राइटिंग ज़रूरी है, ठीक है ना, पठनीय होनी चाहिए, और सुंदर है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, ठीक है ना, तो ये पठनीय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो है इसमें पठनीय के साथ साथ जो है ना, इसमें दृष्टिकोण आपका स्पष्ट हो, एक तो हमने पहले बता ही दिया है, और पांचवा जो है इसमें मौलिकता होनी चाहिए। अब मौलिकता कैसे आप पैदा करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने कहा कि सर हम क्या क्या किन किन टॉपिक पे जो है तैयार करें निबंध, इतने सारे टॉपिक हैं और इतने सारे कोटेशन हैं, हम कैसे मौलिक बनाएं अपने निबंध को। तो मौलिक बनाने के लिए मैं कुछ तरीका बताऊंगा करंट अफेयर्स से, ठीक है ना, और सबके अलग अलग होंगे। करंट अफेयर्स के लिए की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से आप क्या कर सकते हैं, अपने निबंध को मौलिक बना सकते हैं। आज का, इवन आज का बना सकते हैं। अब बताइए कैसे। अब मान लीजिए कोई दुर्घटना घटना पे बात चल रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात चल रही हो, तो आप लिख सकते हैं कि अभी हाल ही में, ठीक है ना, आज तो पता है ना कि आपको जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की एक डेट होती है, ठीक है ना, आपको पता है कि आज 1 जुलाई है और 28 या 27 जुलाई को दिल्ली में टर्मिनल 1 का जो है कुछ स्ट्रक्चर गिर गया, और उसके जस्ट अगले दिन ही हिरासर जो आपका राजकोट का है वहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर गिरा, जिससे कि कुछ लोग की डेथ भी हो गई, कुछ लोग घायल हुए। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर लिख रहे हो तो कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन आप अगर अपने निबंध में कर दे रहे हो जो हाल ही में हुई हैं, बड़े स्तर पर चर्चा में रही हैं, तो वो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो याद रखना मौलिकता बहुत ज़रूरी है, और मौलिकता बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी घटनाएं, जैसा कि मैंने पढ़ाते समय भी बता दिया कि अभी हमें जल्द ही हमारा फाइनल मैच हुआ अफ्रीका से और इंडिया से, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, USA में हुआ, तो वहाँ पे बारिश का माहौल था, कैसा था क्या था, उस घटना को किसी न किसी तरीके से अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो ये आपकी मौलिक निबंध हो जाता है। इसका भी तरीका मैं बताऊंगा, और उसी दिन की घटना से भी जोड़ सकते हैं आप अगर थोड़ा अवेयर हुए तो, हालांकि उतना ज़्यादा अवेयर होने नहीं, एक दिन पहले की घटना, जिस दिन आप पेपर देने जाइए उससे 1 हफ्ते पहले के जो बड़ी घटनाएं, 3-4 घटनाएं हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में रखिए और उनका उपयोग ज़रूर करिए, जिससे कि आपका निबंध बहुत ज़्यादा मौलिक हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हैं, ठीक है ना, तो ये आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।
साथ ही हम बात करते हैं वर्गीकरण पे। यहाँ पे मूर्त अमूर्त पे बात हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि अब मैक्सिमम निबंध जो है अमूर्त से आ रहे हैं, तो मैक्सिमम फोकस हमें यहीं पर करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम फोकस जो है हमें यहीं पर करना है, क्योंकि इस पे हमारे पास ना तो बहुत कंटेंट होता है और ना ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मूर्त निबंध के लिए हम कुछ ग्लोबल इश्यूज को रख लेंगे, ग्लोबल इश्यूज या जो वैश्विक समस्याएं हैं, वैश्विक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है ना। अन्य मुद्दे जो है इनको अगर हम रख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम चीजें, जैसे आर्थिक मुद्दे हो गए, जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग कुछ तैयार कर लेंगे। यहां पर लगभग हम 15 से 20 कोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोटेशंस। अब देखिए, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं आपके, उन पर हम लोग 4-5 पर अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि हालांकि रिपीट तो नहीं किया जाता निबंध आपको पता है कि रिपीट बिल्कुल नहीं किया जाता। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि निबंध की जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, खास करके जो ऐसे फेमस कोटेशंस हैं, मैं कुछ 15-20 इकट्ठा करके आपको बता दूंगा। हो सकता है वहीं से फंस जाए, हालांकि आवश्यक नहीं है। निबंध जो है आपको फंसाने से ज़्यादा ज़रूरी है उस पर जो है अपनी पकड़ अच्छी करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निबंध लेखन को प्रभावी कैसे बनाएं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि ज़्यादातर जो है हम समय इसी पर देंगे, लगभग 60% के आसपास। तो अब जो है हमारा मूल समय आ रहा है, जिस पर हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन का जो है कौशल संवर्धन। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि निबंध लेखन को कैसे, कौशल को कैसे प्रभावी बनाएं, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, ये एक स्किल है, ठीक है ना। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होगी। ज़्यादातर जो समस्या आती है कि हम जो है, हम निबंध को लिखते हैं या समझते हैं, वो हम एक दिशीय लिख देते हैं। एक दिशीय मतलब कि किसी उसके पक्ष में या विपक्ष में, या जो हमसे गलतियां आयोग करवाना चाहता है उसी को प्रश्न में रख देता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए हम उसी उदाहरण ले रहे हैं जो हमसे निबंध अभी पूछा गया था कि जहाज जो है हमेशा जो है बंदरगाह के अंदर ही सुरक्षित होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसके लिए बना है, ठीक है। लेकिन जब भूकंप आएगा या कोई बड़ी सुनामी आ रही है, हमें पता है कि चक्रवात आ रहा है, जहाज बाहर निकालना जो है बिल्कुल असुरक्षित है,
तो क्या उस जहाज को बंदरगाह के बाहर निकलना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। कोविड जैसी महामारी आई तो लोगों को क्या कर दिया गया? घर में बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता क्या है? सुरक्षा। सुरक्षित ही नहीं रहेगा मनुष्य या जहाज या समाज या व्यक्ति, कोई भी, अगर वह खुद ही सुरक्षित नहीं है तो वह किसके लिए बना है उसका मूल्य बाद में निकाला जाएगा। पहले मनुष्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा प्राथमिक है। यानी कि कोविड में मनुष्य तो नौकरी करने के लिए बना है, हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन बना है वो तो दौड़ने भागने के लिए बना है। बहुत सारे ऐसे हम जैसे शिक्षक लोग भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं करा पा रहे थे, इसका भी हमें दुख था। लेकिन उसका एक विकल्प होता है कि अगर हम जो है कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं, तो कभी कभी जहाज को बंदरगाह के अंदर भी रहना आवश्यक होता है, जिसके लिए वह अन्य परिस्थितियों के लिए तैयार हो और वो जिस पर्पज के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर जहाज बहुत गड़बड़ है, यानी कि उसकी जो है मेंटेनेंस ज़रूरी है, और हमारी जो स्थितियां हैं, जैसे कि आपने टाइटैनिक देखा होगा, टाइटैनिक इतना मजबूत और दुनिया का सबसे माना जाता है कि सबसे बेहतरीन जहाज जो है वो डूब जाता है, वह कुछ समस्याओं की वजह से डूब जाता है। तो जहाज अगर गलत समय पर भी निकला तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ना मल्टी डायमेंशनल सोचने की आवश्यकता है। हम मल्टी डायमेंशनल सोचते कब हैं, कैसे हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, और इसके लिए मैं आपसे चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं एक एक पक्ष डिस्कस करूंगा। निबंध के 3 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पक्ष? आपका जो होता है इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। पहला हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना पर, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। दूसरा जो है मुख्य भाग, और तीसरा जो है निष्कर्ष। अब इन तीनों पर हम डिटेल बातचीत करेंगे, ठीक है ना। एक एक हम पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि प्रस्तावना हमें कैसी लिखनी चाहिए। तो प्रस्तावना, मैं जो प्रस्तावना लिखाता हूँ लगभग 5 प्रकार की प्रस्तावना लिखाता हूँ। आपको जिस प्रकार की प्रस्तावना में मज़ा आए, जिस प्रकार की प्रस्तावना में आपको अच्छा लगे। कुछ लोग होते हैं जिनका जो है लिटरेचर सब्जेक्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट भी क्या है। किसी की ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का फिलॉसफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का लिटरेचर है, कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो उर्दू हो, किसी भी प्रकार का लिटरेचर आप ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, कितने प्रकार की होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो प्रस्तावना के 5 प्रकार मैं यहाँ पर बताऊंगा। 5 प्रकार। पहला, ये कुछ बोर्ड में गड़बड़ी आ गई है, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। निबंध लेखन को कैसे प्रभावी बनाएं। इस पूरे पेज को ना आप लोग ज़रूर अपने जहन में उतार लीजिएगा।
ठीक है ना। तो 3 पार्ट होते हैं, 5 प्रकार की हमने बात कर ली कि प्रस्तावना होती है, ठीक है ना। अब 5 प्रकार की जो प्रस्तावना होती है, इसमें प्रस्तावना के कई तरीके होते हैं। पहला, एक एक तरीके पे हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर करके देखेंगे। जैसे सबसे जो मान्य तरीका है, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें बताया जाता है कि कहानी से शुरू करिए, ठीक है ना। कहानी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक रियल लाइफ से संबंधित कोई कहानी हो, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानी बताई, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी जो होती है वो एनिक्टोड होती है। हाँ, एनिक्टोड, अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो, मनगढ़ंत कहानी। जैसे मैं किसी भी व्यक्ति की कहानी हमें उसकी पूरी तरीके से नहीं याद है, लेकिन अगर हम कुछ कहानियां मनगढ़ंत भी बना लें कि कोई एक व्यक्ति था जो एक लड़का था, एक गांव में रहता था, उसे बहुत शौक था चीज़ों को प्रयोग करने का, तो अपने गांव में छोटे छोटे प्रयोग करता रहता था। करते करते उसने खेती में एक ऐसा प्रयोग किया कि वह सिंचाई के एक बड़े साधन के रूप में उपयोग हुआ, डैम का आविष्कार हुआ। विश्वेश्वरैया जी का नाम ले लीजिए, या नाम नहीं याद है तो विश्वेश्वरैया कहानी एक ऐसे व्यक्ति की करते करते जो है आप लास्ट में ले जा करके उनको विश्वेश्वरैया, तो ये तो सही कहानी हो गई। आप जो है उसको कुछ मनगढ़ंत तरीके से भी एनिक्टोड होता है, उसके भी हम उपयोग को बताएंगे। पहला जो है कहानी, दूसरा जो है वो कविता से शुरू कर सकते हैं। अगर आप लिटरेचर से हैं तभी कविताओं का यूज करें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। या आपको कविताएं याद होती हैं, याद करने के भी कई तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो है कविता, अगर आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट है गानों में, कविताओं में, तो इस कविता से आप इसको पोएम से शुरुआत कर सकते हैं। कविता के बाद दोस्तों आपको कोटेशंस भी आपको कई देखने को मिलते हैं। कोटेशन कम से कम 4 से 5 कोटेशन आप उपयोग करके जो है इस तरीके से भी अपने, मतलब प्रस्तावना में नहीं, प्रस्तावना में कम से कम 1 कोटेशन यूज करिए। पूरे निबंध में 4-5 कोटेशन आपको यूज करना चाहिए। ठीक है ना। तो कोटेशन जो है इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी, और अंतिम है तथ्यों से। अब ये 5 प्रकार की प्रस्तावना को हम धीरे धीरे समझते रहेंगे आगे के निबंधों में। एक बार हम ओवरऑल समझ लेते हैं कि ये जो कहानी होती है, कहानी हमने आपको बता दी कि रियल लाइफ से संबंधित आप जो है कहानी, तो आप 15 से 20 कहानियां, मैं नाम बता दूंगा कि आप भारत के विशेष पर्सनालिटी की लिख लेंगे। रामानुजम से जब कोई प्रश्न पूछा जाता था कि ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ऊपर कुछ ऐसी शक्ति थी कि उस टाइम पे मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है ना। अब उनकी पूरी इतिहास है, उन पर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी हैं, बहुत सारे ऐसी किताबें भी हैं। तो रामानुजम के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लिख सकते हैं। हमारे जो है उपराष्ट्रपति जो है रहे हैं आपके, और भी पर्सनालिटी हैं। तो ये हो गया कुछ हमारे जो है ना खोजी वैज्ञानिक व्यक्तित्व के लोगों को। कुछ जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे रतन टाटा जी के बारे में आप लिख सकते हैं। उन्होंने कैसे किस तरीके से डेवलप किया अपने बिजनेस को, अपने चीज़ों को। आप जो है विजय शंकर के बारे में लिख सकते हैं, पेटीएम के फाउंडर रहे हैं, उनको उन्होंने कैसे किस तरीके से डेवलप किया। ओयो का जो है एक बच्चा जो है 18-16 साल का बच्चा जो है वो कैसे ओयो होटल्स का जो है डेवलपमेंट करता है, किस तरीके से वो आता है आगे। हाँ, प्रफुल्ल बिल्लोरे का आप मत लिखिएगा, क्योंकि वह MBA चाय वाला के नाम पे एक स्कैम वाला बहुत सारा ट्रोल हो रहा है उनका जो है मैच हारने के बाद भी। तो उस तरीके के नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा ही भारत में या अन्य देशों में मैं देख रहा हूँ कि गलत ली जा रही है। स्टार्टअप की ही परिभाषा जो है
वह गलत तरीके से पेश की जा रही है। हम किसी भी चीज़ को कॉपी करने लगते हैं और उसी को कॉपी करके बिना किसी इन्वेंशन के, इनोवेशन के हम जो है उसमें उसको स्टार्टअप बोल देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हमें जो है कितनी रियल लाइफ से 20-25 कहानियाँ मैं बताऊंगा, आप नोट कर लेंगे कि एक तो हो गया आपका हमारा वैज्ञानिकों से, राजनेताओं से। राजनेताओं में आप कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल राजनेता हो, खास करके हम बात करेंगे तो किसकी बात कर लेंगे, हम बात करेंगे आपके मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का ले लीजिए, आप उनका आप ले सकते हैं। आप पुराने नेताओं में चले जाइए, जो कि जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आप जो है एक व्यक्तित्व लिख सकते हैं। अन्ना हजारे हैं जो कि न्यूट्रल ही हैं मेरे ख्याल से, उनका जो है एक अपना ले सकते हैं, हालांकि वो राजनीति में उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। महिला राजनीतिज्ञों का नाम जो है आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। महिला राजनीतिज्ञ कौन कौन से हमारे आप विशेष करेंगे, जयललिता जी का नाम आप उसको लेकर के आप आगे बहुत सारी चीज़ें उनकी कहानी व्यक्तित्व से संबंधित लिख सकती हैं। आप जो है मायावती जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, ममता बनर्जी हैं, इन लोगों के नाम को आप लिख करके, सोनिया गांधी हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, लेकिन खास करके उनको देखिए जो ज़मीन से ऊपर आया हो उनको। तो इन राजनेताओं की भी जीवनी को, उनकी कहानियों को, हमारे अर्थशास्त्री हैं बहुत सारे जो हैं, अभी आप देख रहे हैं जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके बारे में उनकी कहानियाँ। जैसे महिलाओं के बारे में आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, आप उससे जैसे अरुंधति भट्टाचार्य हैं, उनके बारे में, हमारी जो है कुछ एस्ट्रोनॉट हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या है कि फेमस हैं, जैसे कल्पना चावला हो गई। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 15-20 लोगों का नाम और उनकी कहानी, वो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वे आगे बढ़े, इस पर भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, कविताएं जो है 20-25 आप याद कर लेंगे, अच्छी कविताएं, ठीक है ना। 20-25 सारे अगर आप याद कर लें, नोट्स बना लें, और इसका बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब मैंने बताया ना कि आप 52 निबंध लिख लेंगे पूरे साल में, तो आपसे अच्छा निबंध 90% लोग नहीं लिख पाएंगे। और उसको चेक कराइए, क्रॉस चेक कराते रहिए। कोटेशन तो आप 40-50 याद कर सकते हैं, ज़्यादातर जो है कोटेशन आपको जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के वो आप ले लीजिए, और कुछ कोटेशन जो है मैं बता दूंगा, उनको आप लिख करके यहाँ से प्रश्नोत्तरी की शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम जो है तुलना करेंगे, जिसके लिए सरकारी आंकड़े भी हमारे पास आ गए हैं कि हमारे शिक्षा का स्तर जो है आज़ादी के बाद क्या था, अब क्या है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की, ठीक है ना। हम आज़ादी के बाद जो है 16% शिक्षित थे, आज जो है हमारे शिक्षा का स्तर 80% है, लेकिन फिर भी हम 20% अशिक्षित हैं। तो क्या इन 75 सालों में हमने यही ग्रोथ किया। प्रश्नोत्तरी आप कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बेरोजगारी में आप देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। कृषि पर हमें निर्भरता जो है लोगों की बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं, उन सभी आंकड़ों का भी हमें क्या करना है, यहाँ पर आंकड़ों को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अच्छा करना है। तो प्रश्नोत्तरी मतलब कि हम किसी विषय विशेष पर ही क्या करेंगे, जितने भी हमें डायमेंशन वहाँ पर, अब डायमेंशन कैसे चूज करने हैं उस पर भी हम लोग अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी आपकी, उन समस्याओं को भी हम यहाँ पर दूर करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तरी हो गया तथ्यों से। जो मैंने प्रश्नोत्तरी बोली उसमें जो फैक्ट हैं, फैक्ट के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी विषय विशेष पर ये कोशिश की जाती है, ये प्रश्नोत्तरी और तथ्य, जब आपकी एक्सपर्टीज हो किसी फील्ड में। मान लीजिए कि आप आपका जो है अर्थव्यवस्था में अच्छा कमांड है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, और उसमें जो है आपका बड़ा इंटरेस्ट है, आपके पास आंकड़े बहुत अच्छे हैं, गरीबी के, भूखमरी के, बेरोजगारी के, मान लीजिए एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है ना। अब एसडीजी गोल क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसमें गोल नंबर 1 आपको याद है
कि जीरो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी है, दूसरे नंबर पर जीरो हंगर है, तीसरे नंबर पर हेल्थ एंड वेलनेस है, चौथे नंबर पर आपका जो है क्वालिटी एजुकेशन है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, सीक्वेंस में याद हैं, यानी कि 17 के 17 गोल्स आपको याद हैं, उन गोल्स को आप मेंशन कर सकते हो। गोल नंबर 8 जो इकोनॉमिक ग्रोथ से है, गोल नंबर 10 जो है वह किससे संबंधित है, अगर इन सब चीज़ों की यानी कि इक्वलिटी से संबंधित है, तो अगर उन सभी गोल्स को आप याद कर सकते हो फैक्ट के थ्रू जो है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे अगर आ जाए, अगर उसके बाद आपके पास आंकड़े हैं कि हमारे यहाँ इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी आज़ादी के समय कितनी थी, अभी कितनी है, तो हमारे पास जो है जो गैप होता है, डिजिटल गैप कितना था, अभी कितना है हमारे पास जो है। तो ये आंकड़ों के आधार पर, तो ये एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हो आपकी, आपके विषय विशेष में या तो मान लीजिए कि आपको बहुत सारे तथ्य याद हों, डेटा आपके पास अच्छे कलेक्शन हो, तब जाकर के इस फील्ड में आप लिख सकते हैं। यानी कि इन प्रश्नोत्तरी और तथ्यों के आधार पर अगर आप अपना निबंध शुरू करना चाहते हैं तो आपका एक स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्ट्रांग होल्ड को बनाए रखूं। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे, हम बात करेंगे यहां पर मुख्य भाग की। मुख्य भाग क्या होता है, आपने किसी समस्या पर, किसी भी टॉपिक पर निबंध जैसे ही लिखा, आपको उसका एक्सपेंशन चाहिए। एक्सपेंशन में हमें मुख्य भाग में कोशिश करनी होती है डायमेंशन को क्लियर करने की। अब ये कितने डायमेंशन हो सकते हैं, ये कुल कितने डायमेंशन हो सकते हैं, इस पर भी आपको सोचने की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि अरे चलो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसे लिख देते हैं, 3 डायमेंशन कवर हो गए, बहुत हो गया, ठीक है, उसमें ऐतिहासिक भी कुछ डाल देते हैं। तो ऐसे करने से क्या आपको अच्छा नंबर आएगा? तो डायमेंशन को कैसे कवर करें, इस पर मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, सफल भी रहा है, और बहुत सारे लोग जो है इसका उपयोग करके अच्छे नंबर गेन किए हैं। आपको क्या करना है, किसी भी ये 4 जो है हमारे जीएस में ना, आपको हिंट दिया गया है कि आप कितने डायमेंशन में आपकी लिमिट क्या हो सकती है। जीएस के जो 4 पेपर दिए गए ना, उसमें आपके मोटा मोटी टॉपिक दिए गए हैं। उन टॉपिक के, यानी कि हम किसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो हम पहला कोशिश करेंगे कि उसके ऐतिहासिक पक्ष को जरूर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऐतिहासिक पक्ष को जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पहला डायमेंशन तो भाई हमारा यही हो गया कि हम जब किसी भी टॉपिक पर, समस्या पर बात कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हर निबंध में सारे जो मैं डायमेंशन बता रहा हूं वो कवर ही हो जाएं, लेकिन आप इसमें से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी चीजों को। जैसे पहला तो हो गया टॉपिक हमारा इतिहास। अब इतिहास में भी कई पहलू हैं, इसकी कला और संस्कृति पर भी आप ध्यान देंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, क्या वो कला और संस्कृति से कनेक्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो जरूर लिखेंगे। तीसरा क्या उसमें भौगोलिक पक्ष है, क्या उसमें हमारे सामाजिक पक्ष को इसमें हम कर सकते हैं, और क्या इसमें महिलाओं से संबंधित कोई बात की जा सकती है, यानी कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई बात की जा सकती है, तो उस पर हम लोग डिटेल दे सकते हैं। अब ये टॉपिक मेरे पास आए कहां से? आप सभी को पता है कि ये सारे टॉपिक जो है वो हमारे जीएस पेपर 1 का सिलेबस है।
यानी कि आपको डायमेंशन में इन 6 टॉपिक के डायमेंशन अगर आप लिख देते हैं तो ये बड़ा ही बेहतरीन ऐसे होगा। लेकिन इतने में ही नहीं रुकना है, हमें डायमेंशन और बढ़ाना है, यानी कि हमें पेपर 2 में भी एक्सप्लोर करना है। पेपर 2 में हमारा हो जाएगा भाई इसको राजनीतिक, ठीक है ना। इसको हम प्रशासन से क्या जोड़ सकते हैं क्या, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जीएस पेपर 4 में भी है, जीएस पेपर 2 में भी है, तो क्या हम इसको प्रशासन से जोड़ सकते हैं क्या। 9 नंबर पर जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है क्या, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ सकते हैं क्या। अगर जोड़ सकते हैं तो बिल्कुल जोड़िए। 10वां हमारा जो है दोस्तों, क्या हमें इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, क्या हम इसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, क्या हम इसे इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं, क्या हम इसे डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ सकते हैं, क्या हम इसे नैतिकता से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, इसे हम मोरालिटी से, एथिक्स से जोड़ सकते हैं। तो ये कुल 15 डायमेंशन हमें मिल गए। अब आपकी समस्या जो है, मुख्य समस्या, देखिए सबसे ज़्यादा हमें समस्या क्या होती है कि हम अपने निबंध को कैसे लिखें, ठीक है ना, किस प्रकार से लिखें और कितने भागों में लिखें। अब आप कहोगे कि इतना डायमेंशन लिखेंगे तो सर तो हमारे पास तो 3000 शब्द हो जाएंगे, 3000 शब्द हो जाएंगे, लेकिन यही तो आपकी कला है, बाकी सब तो विज्ञान है। यही तो आपकी कला है जिसमें आपको इसको अपना निबंध बनाना है। इसमें से कौन डायमेंशन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जिसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर आप यहाँ पर करें। समझ रहे हैं ना, उसको ज़रूर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है कम से कम 7 से 8 डायमेंशन आप लेंगे, जिसमें कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या उसके जो पक्ष विपक्ष के तर्क होते हैं उनको, अगर आप 7 से 8 टॉपिक को इसमें चूज करते हो, मुख्य भाग को, हमने मान लिया कि 2 पेज में हमारा हो गया प्रस्तावना, ठीक है ना, बाकी हमको 7 से 8 पेज में, यानी कि 7 से 8 टॉपिक लेने हैं और उनके पक्ष विपक्ष को दिखा देना है। एक पेज में एक टॉपिक खत्म कर देना है, यानी कि एक पेज में एक डायमेंशन खत्म करते हुए हमें 7 से 8 पेज जो है और ले लेना है। और हम कितने लिखेंगे, 13 से 14 पेज लिखेंगे, सबसे ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि हम 1200 से ज़्यादा ही लिखेंगे हमेशा निबंध, क्योंकि हमारे पास शब्दों की, डायमेंशन की, चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हर फील्ड में कैसे कैसे कोरिलेट कर सकते हो और कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, हमें 2 पेज में निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष बड़ा ही क्रिएटिव होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, और इसके लिए हम कुछ नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। निष्कर्ष जो है आपका फैक्चुअल होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। ये आपका फैक्चुअल होना चाहिए, तथ्यात्मक, डेटा कंक्लूसिव होना चाहिए। यानी कि आपसे कोई फैक्ट पूछा गया है, यानी कि किसी समस्या के बारे में पूछा गया है, तो आपको ओवरऑल एक अपना सेल्फ व्यूज जरूर प्रेजेंट करना चाहिए, और वो हमेशा जो है कंस्ट्रक्टिव हो, ठीक है ना। अभी हमने मोदी जी ने, जो आपने स्पीच सुनी चुनाव जीतने के बाद, जो है
उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसमें कुछ शब्दों का उपयोग किया था, उन शब्द बड़े अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैं आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं कि उसको आप जो है ना कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव था ही, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था ही, हम जो है केंद्र राज्य संबंध के बीच जो है ना एक फेडरलिज्म क्रिएट कर रहे हैं, हम जो है संघवाद की जो एक मूल अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध अच्छे हों, मजबूत हों, दोनों को बराबर शक्ति हो, और दोनों के संबंध अच्छे तभी रहेंगे जब दोनों के बीच जो है हम जो है कोऑपरेशन में रहेंगे, और उसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है। अभी जो है कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का नाम उन्होंने लिया है। तो मैं एक शब्द है उसको लिखना चाहूँगा कि मुझे ये शब्द बड़े अच्छे लगे, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मोदी जी कभी कभी जो है ना कुछ अच्छे टर्म्स यूज़ करते हैं, तो इस पे जो है कंस्ट्रक्टिव, अब आप लोग बोलोगे कि हम तो हिंदी में निबंध लिख रहे हैं, तो इन सब शब्दों का यूज कैसे करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये शब्द जो है आप अगर यूज करते हैं कहीं पे, अगर कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कैसे हम लिखेंगे, तो ऐसे लिखें, कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघवाद कर दीजिए, या इसी फेडरलिज्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये शब्द जो है ना वो आपको अगर अपने निबंध में डाल देते हैं, जो कि एकदम न्यू है, मतलब एकदम न्यू है, ये प्रशासनिक अधिकारी का सबसे अच्छा गुण होता है कि जो हमारी वर्तमान समस्याएं हैं और समाधान भी वर्तमान है, वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और तभी तो आप इसको अपना बनाओगे, तभी तो। अब इसका अर्थ क्या होता है इस पर बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपने नंबर को कैसे बढ़ाएंगे। तो हम जो है नए शब्दों का उपयोग करेंगे जो बहुत ज़्यादा संचालन में हैं, यानी कि अब जो है एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द जो है हम आपको बता दें, दूसरा शब्द जैसे कि बहुत ज़्यादा आप जो है यूज कर रहे हो, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। अब सामान्य व्यक्ति भी जलवायु परिवर्तन शब्द यूज करने लगा है कि ये बारिश हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, अब इसका मतलब है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज का असर है, ठीक है ना। क्यों असर है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। वैश्विक तापन, कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पानी ही नहीं है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है, ठीक है ना। ये शब्द जो है आप ज़रूर लाएंगे, किस तरीके से, अपने इसमें निबंध लेखन में। समावेशी विकास, ठीक है ना। यानी कि हम जो है जब भी डेवलपमेंट कर रहे हों तो हम जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमेशा बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, सभी को बैंकिंग से जोड़ना, सभी के पास बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराना, तो समावेशी विकास की बात चल रही है। हम जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम जो है
कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक पर्यावरण अलायंस बनाया जाए, जो हमारे लिए G20 जो है एक हमारा आर्थिक अलायंस है, उसी प्रकार से पर्यावरण अलायंस भी हम लोग बनाएं, और उस पर हालांकि हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हाँ, ये विकास हो गया। हमारी नैतिकता शब्द जरूर आना चाहिए आपके, ठीक है ना, मोरालिटी, और कुछ और हैं जो मैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मैं आपको सारे जो है ना लिख करके दूंगा, आपको लिखवाऊंगा, जिसमें इन शब्दों का प्रयोग आप करेंगे अपने निबंध में, कहीं ना कहीं आप इसका प्रयोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपके जो है आपका निबंध औरों से अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि यह आपका है, और साथ ही साथ आप जो है इसमें और भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम बोल रहे थे कि फैक्चुअल होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई निर्णय हम दें, भले ही पक्ष विपक्ष मिला करके हम एक बीच का रास्ता देखें, लेकिन निर्णय होना चाहिए। निर्णय किसके आधार पर होना चाहिए? फैक्चुअल, यानी कि रिपोर्ट बेस्ड होना चाहिए। यानी कि अगर हम एसईओ की रिपोर्ट देख रहे हैं, किसी मान लीजिए कि स्टेटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट हमारे यहाँ रही कि किसी भी प्रकार के आंकड़े हैं जो भारत सरकार द्वारा है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो अपराध से संबंधित हैं, या हमारे डब्ल्यूएचओ के आंकड़े हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, डब्ल्यूटीओ के आंकड़े हैं व्यापार से संबंधित हैं, आईएमएफ के आंकड़े हैं जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से संबंधित, हमारे ग्रोथ रेट, हमारा जो है एफडीआई, फलाना ढिकाना, जो भी हम समझ रहे हैं, तो ये कंक्लूसिव और फैक्चुअल होने चाहिए, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स होने चाहिए। जैसे कि हमारा जो है सेकेंड गवर्नेंस रिपोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं क्या एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें आप ध्यान क्या रखेंगे? प्रशासनिक सुधार आयोग, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में रिपोर्ट है, उसमें जो है उसके जो है कुछ डिसिसिव निर्णय हैं कि जैसे पे कमीशन जो है वो कब कब होना चाहिए। हमारी फाइनेंस कमीशन, हमारा वित्त आयोग है, उसकी जो है रिपोर्ट्स आती हैं, उसके कंक्लूसिव जो है डिसीजन है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड ARC रिपोर्ट जो है उसको कोट कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स आती हैं WTO की, IMF की और इनकी, तो उसके जो है हम करंट अफेयर्स में सारा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं सारे। तो इन सभी को आप ध्यान में रख करके निष्कर्ष अपना कंक्लूसिव दें, और जो निष्कर्ष हो ना वो प्रैक्टिकल हो। अब ये प्रैक्टिकल हम कैसे देंगे? निष्कर्ष जो है हम प्रैक्टिकल कैसे देंगे? तो जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर कोई मान लीजिए कि निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर निबंध लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि 3R, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है। पहला तो है रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है ना। ये 3R जो है, यह अपने स्टेटमेंट को कितना, पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत सारी बातें होती हैं, हम एसी कमरे में बैठ करके, ठीक है ना, अपनी महंगी SUV गाड़ियों से आ करके, देश विदेश से एसी कमरे में बैठ करके हम पर्यावरण हितैषी बातें करते हैं। ये सबसे बड़ा कमेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि पहले 3R का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जो कि कॉमनली आपको लिखा रहता है। बहुत सारे जो ऐसे आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नगर निगम के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कचरा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उस पे जो है लिखा रहता है बहुत जगह कि आप जो है कचरा या जो ये है प्लास्टिक आदि है उसको पहले रिफ्यूज़ करिए, ठीक है ना, फिर या रीयूज़ करिए या रिसाइकल करिए। यही 3 होता है जिससे हम पर्यावरण प्रदूषण को आसानी से टैकल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बची हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, जो कि हमारे कुछ पॉइंट हैं
निबंध की सामग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि नोट्स आप कैसे बनाएं, कहाँ से मैगजीन कौन हो, किताब कौन पढ़े, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, घटक के बारे में, और बात करेंगे हमारा जो तथ्य ग्राफ चार्ट आदि का जो अनुपात है वो कैसे होगा और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन सभी पर डिटेल बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।